आज हम हिंदी साहित्य के इतिहास में रीतिकाल का अध्ययन करेंगे, जो कि हिंदी साहित्य का सरल एवं संक्षिप्त इतिहास है। मनोज कुमार मिश्रा के द्वारा लिखा गया है। इसके पहले का जो भी आदिकाल भक्तिकाल है उसको हम कंप्लीट कर चुके हैं और आज हम रीतिकाल का अध्ययन करेंगे, जिसका समय 1650 से ईस्वी से लेकर 1850 ईस्वी तक माना जाता है। तो शुरुआत करते हैं इसकी बिना टाइम को बर्बाद किए। और इससे पहले अगर आप चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस ज़रूर करें, ताकि आने वाले सभी वीडियोज़ आपको सबसे पहले प्राप्त हों और चैनल पे प्रमोट हो और मैं इसी तरह से आपके लिए अच्छे से अच्छी वीडियो लाने का प्रयास करूँगी, ताकि आपको अपना हिंदी साहित्य पढ़ने में आसानी हो और आराम से पढ़ सकें आप और आपका अध्ययन अच्छा रहे। तो शुरू करते हैं बिना देर किए। पहला पॉइंट है रीति शब्द की व्युत्पत्ति। रीति शब्द संस्कृत की ऋट धातु से किन प्रत्यय जुड़ने से बना है, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है मार्ग, अर्थात ऐसा काव्य जिसमें काव्य के लिखने का मार्ग तरीका बतलाया जाता है, उसे ही रीति काव्य कहा जाता है। सामान्य संस्कृत के लक्षण ग्रंथों का अनुकरण करके रस, अलंकार, छंद, गुण, रीति, नायिका भेद आदि का विवेचन करने के लिए जो साहित्य हिंदी में रचा गया उसे रीति काव्य कहा जाता है। आगे है डॉक्टर नगेंद्र के अनुसार, जो व्याख्या दिया वो देख लेते हैं। डॉक्टर नगेंद्र के अनुसार विशिष्ट रचना पद्धति एवं विशिष्ट नियमों को दृष्टि में रखकर जो काव्य रचना हिंदी में की गई उसे रीति काव्य कहा जाता है। अधिकतर इतिहासकारों के अनुसार रीति काव्य आम जनता का काव्य नहीं माना जाकर किसका माना जाता है? दरबारी संस्कृति का काव्य माना जाता है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य के उत्तर मध्य काल को रीतिकाल के नाम से संबोधित किया है। रीतिकाल का नामकरण आदिकाल की तरह इस काल को भी अलग अलग विद्वानों के अनुसार अलग अलग नामों से पुकारा गया है। तो किस विद्वान ने रीतिकाल को क्या नाम दिया है वो देख लेते हैं, ये पूछ लिया जाता है। तो मिश्र बंधु ने कहा है अलंकृत काल, रामचंद्र शुक्ल ने कहा है रीतिकाल, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने क्या कहा है? श्रृंगार काल, रमाशंकर शुक्ल रसाल ने कहा है कला काल, भागीरथ मिश्र ने कहा है रीति श्रृंगार काल, जॉर्ज अब्राहम ग्रेयर्सन ने कहा है दी ऑर्स पोएटिका, एडविन ग्रिव्स ने कहा है एल्बोराइड्स पीरियड, डॉक्टर पृथ्वीनाथ कमल कुल श्रेष्ठ ने कहा है साहित्य शास्त्रीय काल और रामकुमार वर्मा ने कहा है कला काल। ठीक है, तो ये आप देख लेना और पढ़ते हैं आगे रीतिकाल के उदय के कारण। ठीक है, इसके बारे में देख लेते हैं। रामचंद्र शुक्ल के अनुसार अपने आश्रयदाताओं की रुचि के कारण रीतिकालीन काव्य का उदय हुआ। आश्रयदाताओं की रुचि के कारण हुआ, ये किसके अनुसार है? शुक्ल के अनुसार। आगे आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार ये मानते हैं संस्कृत साहित्य में अनेक प्रकार के तीक्ष्ण लक्षण ग्रंथ लिखे गए। कौन से लक्षण ग्रंथ लिखे गए? अतः उनसे प्रेरित होकर हिंदी साहित्य में भी रीति काव्य लिखा जाने लगा। तो उन्होंने किससे माना है उदय? रीति साहित्य का संस्कृत साहित्य से प्रेरणा एवं प्रभाव। इसके बाद डॉक्टर नगेंद्र के अनुसार उन्होंने माना दरबारी संस्कृति का प्रभाव होने के कारण उस समय के कवि हताश एवं निराश हो गए थे, अतः अपनी निराशा को दूर करने के लिए रीति काव्य की रचना की। ये जीवन की बाह्य अभिव्यक्ति से व निराशा। ठीक है, इससे किसने माना है? नगेंद्र ने। आगे रीतिकाल के पतन के कारण में है रीतिकाल लगभग 200 वर्षों के अल्प समय में ही पतन को प्राप्त हो गया, जिसके मुख्यतः 3 कारण थे। पहला है काव्य में लोक मंगल की भावना का अभाव, दूसरा है चमत्कार, अतिशयता, पांडित्यपूर्ण शब्दों का प्रयोग, तीसरा है अत्यधिक रसिकता व श्रृंगारिकता। ठीक है, आगे पढ़ते हैं रीतिकालीन साहित्य की प्रमुख प्रवृत्तियाँ। ठीक है, तो इसमें है इस साहित्य के अंतर्गत मुख्य 2 प्रकार की प्रवृत्तियाँ हैं। पहली है रीति निरूपण प्रवृत्ति, इसके अंतर्गत काव्य के विविध अंगों के लक्षणों को प्रकट करना। दूसरी है श्रृंगारिकता प्रवृत्ति, लक्षणों के उदाहरणों में श्रृंगार रस का अधिक प्रयोग करना। ठीक है, इसका नोट देख लेते हैं। रीति निरूपण प्रवृत्ति को भी पुनः 2 भागों में बांटा गया है, जिसमें सर्वांग विवेचन और विशिष्टांग विवेचन है। सर्वांग विवेचन में आता है रस, छंद, रीति, गुण, अलंकार, ध्वनि, वक्रोक्ति, नायिका भेद आदि सभी जो हैं अंगों के प्रकार हैं उसके सर्वांग के विवेचन के प्रकार है। उसके बाद विशिष्टांग विवेचन में इसके अंतर्गत आते हैं रस, छंद, अलंकार
विशिष्टांग में ये तीनों आते हैं, ठीक है। और सर्वांग में सब कुछ आता है, रस, छंद, रीति, गुण, अलंकार, ध्वनि और वक्रोक्ति, नायिका भेद, ठीक है। और विशिष्टांग में रस, छंद और अलंकार, इन तीनों में से किसी एक पर जिसने विवेचन किया हो उसे क्या कहेंगे? विशिष्टांग विवेचन। इन तीनों में से सिर्फ एक पर जिसने रचनाएं की होंगी तो उसे कहेंगे विशिष्टांग विवेचन, और जिसने इन सब पे की है तो उसे कहेंगे सर्वांग विवेचन। उसके बाद विशेष तथ्य है, ये देख लेते हैं। रीतिकाल में लक्षण ग्रंथ एवं श्रृंगार परक रचनाओं के अलावा भी भक्ति, नीति एवं वीर कथा गाथाओं से युक्त रचनाओं का लेखन कार्य भी हुआ था, जिसे रीतिकाल की गौण प्रवृत्ति के नाम से पुकारा जाता है। रीतिकाल की काव्य की श्रेणियाँ देख लेते हैं। केवल लक्षण, काव्य शास्त्रीय परिभाषा, ठीक है। केवल लक्षण जो लिखे हैं किसमें? काव्य शास्त्रीय परिभाषा। केवल उदाहरण है काव्य रूप, और लक्षण व उदाहरण दोनों किसमें है? काव्य शास्त्र में, ठीक है। रीतिकाल की काव्य की प्रमुख विशेषता जो है वो देख लेते हैं। पहली है लक्षण ग्रंथों की रचना हुई। दूसरी इसमें है कवि एवं आचार्य बनने की प्रवृत्ति उनमें थी। तीसरी श्रृंगारिकता थी, नायिका भेद निरूपण था। फिर भक्ति एवं वैराग्य की भावना थी, कला पक्ष की प्रधानता थी, वीर रस की कविता हुई थी अधिकतर कवियों के द्वारा, ठीक है। नहीं, कुछ ही कवियों ने की थी वीर रस की, तो और ज़्यादातर तो किन की थी? श्रृंगारिक की, ठीक है। तो वीर रस में जैसे भूषण हो गए, उन्होंने की थी वीर रस की कविता। इस कांतिपाय कवि में तो कुछ ही कवियों ने। आगे है रीतिकालीन काव्य की शिल्पगत विशेषताएं। इसमें सस्यी परंपरा का पुनरुत्थान है। दूसरा है श्रुति मधुर एवं कोमलकांत पदावली से युक्त ब्रज भाषा का प्रयोग किया गया। तो रीतिकाल की जो रचना हुई है सर्वाधिक किस में हुई है? ब्रज भाषा में हुई है, ठीक है। आगे है रसानुकूल छंदों का प्रयोग, परंतु दोहा छंद की प्रधानता है, ठीक है। आगे है दोहे के अलावा अन्य छंद है। इसमें श्रृंगार रस सवैया छंद है, वीर रस में कवित छंद है। आगे रीतिकाल के प्रमुख संप्रदाय और उनके प्रवर्तक देख लेते हैं। तो संस्कृत लक्षण ग्रंथ की रचना के आधार पर रीतिकाल के 5 संप्रदाय हैं। तो रस संप्रदाय जिसके जो प्रवर्तक है आचार्य भरत मुनि माने जाते हैं, इनको रट लेना, ये इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो अलंकार संप्रदाय आचार्य भामा, रीति संप्रदाय आचार्य वामन, ध्वनि संप्रदाय में आनंदवर्धन, वक्रोक्ति में आचार्य कुंतक, और औचित्य में क्षेमेंद्र, ठीक है, आचार्य क्षेमेंद्र। आगे है रीतिकालीन कवियों का वर्गीकरण। विश्वनाथ प्रसाद मिश्र के द्वारा रीतिकालीन कवियों को निम्न 3 श्रेणियों में विभाजित किया गया है। रीतिबद्ध कवि, रीति सिद्ध कवि और रीति मुक्त कवि। रीतिबद्ध में आते हैं रीतिकाल के जिन कवियों के द्वारा संस्कृत के लक्षण ग्रंथों के आधार पर रीति के बंधन में बंधकर लक्षण श्रृंगार की रचना की गई, उन्हें रीतिबद्ध कवि कहा जाता है। इस श्रेणी में मुख्यतः कवि शामिल किए गए हैं, उनको देख लेते हैं। इसमें है केशवदास, चिंतामणि, मतीराम, देव या देवदत्त उन्हें कहा जाता है, सूरती मिश्र, मंडन मिश्र, कुलपति मिश्र, जसवंत सिंह, पद्माकर, भिखारी दास, सोमनाथ, कुमारमणि, भूषण, ग्वाल कवि, रसिक गोविंद, रसलीन, तोष कवि, पद्माकर, ठीक है। इसके बाद डॉक्टर बच्चन सिंह ने रीतिबद्ध कवियों को 2 श्रेणियों में बांटा है। इसमें है रीति चेतस और काव्य चेतस। किसने बांटा है? बच्चन सिंह ने। रीति चेतस में हैं जो केवल लक्षण लिखने वाले कवि थे। काव्य चेतस में जो लक्षण और उदाहरण दोनों लिखते थे, ठीक है। रीति सिद्ध कवि के बारे में पढ़ते हैं। रीति सिद्ध कवि रीतिकाल के वे कवि जिनके द्वारा लक्षण ग्रंथ तो नहीं लिखे गए, ठीक है, जिनके द्वारा लक्षण ग्रंथ तो नहीं लिखे गए परंतु उनमें उल्लेखित नियमों का पालन करते हुए काव्य रचना की गई, ठीक है। लक्षण ग्रंथ नहीं लिखे लेकिन उनका उल्लेख करते हुए, उनके नियमों का पालन करते हुए उन्होंने रचनाएं की हैं, काव्य रचना की है। इस श्रेणी में मुख्यतः निम्न कवि शामिल है। रीति सिद्ध में कौन है? बिहारी, रसनिधि, सेनापति, नेवाज, पजनेश, हठीजी, वेनी, कृष्ण कवि, राम, सहायक दास, वृंद कवि, नृपशंभु और विक्रमादित्य। आगे है आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने रीति सिद्ध कवियों को स्वच्छंदतावाद का पूर्वाभास नाम से संबोधित किया है। रीति मुक्त कवि में आते हैं रीतिकाल के वे कवि जिन्होंने ना तो लक्षण ग्रंथ लिखे और ना ही लक्षण ग्रंथों की परंपरा का पालन किया, अपितु अपनी स्वतंत्र मनोवृत्ति के आधार पर काव्य रचना की। उन्हें क्या कहा गया? रीति मुक्त कवि कहा गया। इस श्रेणी में आते हैं घनानंद, आलम, बोधा, ठाकुर और द्विजदेव, ठीक है। आगे हिंदी के रीतिकालीन आचार्यों की मुख्य जो श्रेणियां हैं वो देख लेते हैं। हिंदी के लक्षण ग्रंथ आचार्यों को मुख्य 3 श्रेणियों में बांटा गया। कितनी? 3 श्रेणियों में। पहले है
उद्भावक आचार्य, और दूसरे हैं विख्यात आचार्य, और तीसरे हैं कवि शिक्षक आचार्य। तो ये 3 नाम आप अच्छे से याद रखना, क्योंकि इसमें एक और नाम दे दिया जाता है और कन्फ्यूज़ हो जाता है कि कौन सी श्रेणियाँ हैं। तो उद्भावक आचार्य, व्याख्याता आचार्य और कवि शिक्षक आचार्य याद रखना। ये तीनों को माना गया है, विभाजित किया गया इसमें। तो उद्भावक आचार्य कौन होते हैं वो देख लेते हैं। रीतिकाल के ऐसे कवि आचार्य, ऐसे आचार्य जिन्होंने अपना कोई मौलिक सिद्धांत प्रतिपादित किया, वे उद्भावक आचार्य कहलाते हैं। क्या? जिसने कोई अपना मौलिक सिद्धांत प्रतिपादित किया है वह है उद्भावक आचार्य। उसके बाद व्याख्याता आचार्य। रीतिकाल के ऐसे आचार्य जिन्होंने अपनी कोई मौलिक सिद्धांत तो प्रतिपादित नहीं किया, परंतु पूर्व में स्थापित सिद्धांतों की क्या की है? व्याख्या की है, वे व्याख्याता आचार्य माने जाते हैं। यह केशवदास, चिंतामणि आदि। कवि शिक्षक आचार्य, इस श्रेणी में उन कवियों को शामिल किया गया है जिन्होंने केवल सरस रूप में काव्य लेखन किया, जैसे बिहारी। नोट में देख लेते हैं, डॉक्टर नगेंद्र ने हिंदी के समस्त आचार्य कवियों को कवि शिक्षक आचार्य की श्रेणी में ही रखा है। आगे इसकी अन्य महत्वपूर्ण जानकारियां हैं वो देख लेते हैं। साहित्य की रीति संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है? आचार्य वामन। हिंदी साहित्य में रीतिकाल के प्रवर्तक हैं तो चिंतामणि माने गए हैं शुक्ल के अनुसार। हिंदी साहित्य में रीति ग्रंथों की परंपरा का प्रतिपादन किसने किया है? रीति ग्रंथों की परंपरा का प्रवर्तन केशवदास को भी माना है ज़्यादातर, ठीक है। और शुक्ल ने किसको माना था? चिंतामणि को माना है। आगे हिंदी साहित्य में रीति काव्य की सर्वप्रथम रचना कौन सी है? हितरंगिणी है। उसके बाद नोट, यह रचना 1541 में हितरंगिणी के बारे में कहता है, जो कि कृपाराम की है, प्रथम रीति रचना है, ठीक है। ये 1541 में कवि कृपाराम द्वारा लिखी गई। इसमें 400 छंद है। इसका 5 तरंगों में विभाजन किया गया है। मूलतः नायिका भेद विवेचन के उद्देश्य से लिखा गया है। उसके बाद रीतिकालीन जो है साहित्य को ललित कलाओं का श्रृंगार काल कहा जाता है। उसके बाद है मार्कंडेय। वाजपेयी ने रीतिकाल को क्या कहा है? गुंडेपन और सहोदेपन की हरकत कहा है, कहकर पुकारा है। रीतिकाल का प्रधान रस है श्रृंगार रस। रीतिकाल के प्रतिनिधि कवि कौन हैं? तो बिहारी हैं। अगर रीतिकालीन श्रृंगार काव्य परंपरा का मुख्य आधार स्रोत भक्तिकालीन कृष्ण काव्य को माना गया है। हिंदी के अलंकारों का विवेचन मुख्यतः संस्कृत के निम्न 2 ग्रंथों के आधार पर किया गया है। पहला कौन सा है? चंद्रालोक पीयूष वर्ष जयदेव की है, कुवलयानंद अप्पई दीक्षित की है, ठीक है। कवि जगन्नाथ दास रत्नाकर को भक्तिकाल एवं रीतिकाल का समन्वय कहा जाता है। भक्तिकाल रीतिकाल का समन्वय किसे कहा जाता है? तो पंडित जगन्नाथ रत्नाकर को, ठीक है। आचार्य भरत मुनि के द्वारा स्वरचित नाट्य शास्त्र रचना में 4 अलंकारों का प्रयोग मिलता है, यह विवेचन मिलता है। कौन से? उपमा, रूपक, यमक और दीपक। ये 4 किसमें मिले हैं? नाट्य शास्त्र में, भरत मुनि की रचना में। अगर ठाकुर शिव सिंह सेंगर के अनुसार हिंदी साहित्य में रीति काव्य की सर्वप्रथम रचना 713 में पुष्प कवि द्वारा, इसे पुष्पदंत कह सकते हो आप, के द्वारा अलंकार रत्ना का रचना मानी गई है, परंतु यह रचना वर्तमान में उपलब्ध नहीं है। तो अब रीतिकाल के प्रमुख कवियों के बारे में देख लेते हैं। तो पहले हैं केशवदास के बारे में पढ़ेंगे। इनका जन्म जो है 1555 ईस्वी में हुआ, मृत्यु काल 1617 ईस्वी, और विक्रमी संवत इसमें 1612 में जन्म हुआ और मृत्यु विक्रमी संवत 1674 में। इनकी प्रमुख रचनाएं हैं रसिक प्रिया, इसका प्रकाशन है 1591 ईस्वी। ये केशवदास द्वारा रचित सर्वप्रथम रचना है। कौन सी? रसिक प्रिया, ठीक है। उसके बाद है इसका विभाजन 16 प्रकाशों में किया गया है। इसमें रस नायिका भेद का वर्णन है, ठीक है। इनकी रचनाओं को आप याद करने के लिए एक ट्रिक मैं बता देती हूँ, आप नोट कर लेना। ये जो ट्रिक मैं बता रही हूँ इसमें इनकी सभी रचनाएं आ जाएंगी जो अभी मैं पढ़ा रही हूँ, और आप ये याद रखना। तो आप ये नोट कर सकते हो कि रसिक कवि, एक मिनट नोट करो। रसिक रामचंद्र अपनी प्रिया की तलाश में है, रतन विज्ञान जगाता है, जहांगीर की नाक में छेद है, ठीक है। मैं एक बार फिर से रिपीट कर देती हूँ, आप नोट कर सकते हैं। रसिक रामचंद्र अपनी प्रिया की तलाश में है, रतन विज्ञान जगाता है, जहांगीर की नाक में छेद है। इससे आपको ये जितनी भी रचनाएं हैं केशवदास की वो सभी याद हो जाएंगी, ठीक है। मैं बताते चलूँगी कौन सी किससे आती है। तो रसिक से हम रसिक प्रिया के बारे में पढ़ रहे हैं, ये देख लेते हैं।
तो इसका 1591 में इनका केशवदास के द्वारा रचित सर्वप्रथम रचना मानी जाती है। इसका विभाजन 16 प्रकाशों में है। इसी नायिका भेद का वर्णन है। इसके बाद है कवि प्रिया। तो प्रिया की तलाश में है, इससे याद हो जाएगा आपको। कवि प्रिया 1601 ईस्वी में, यह हिंदी की प्रथम काव्यशास्त्री रचना मानी गई है। इसका विभाजन 16 प्रभावों में किया गया है। इसमें अलंकारों को सर्वाधिक महत्व प्रदान किया गया है। जैसे ये जो छंद मिलता है अलंकारों के लिए दिया है इन्होंने। यद्यपि सुजति सुलक्षणी सुबरन सरस सुव्रत भूषण बिनु नवराजई कविता वनिता मित्र। ठीक है, ये किसकी है? केशवदास ने अलंकारों का महत्व समझाते हुए लिखा है। इसमें अलंकारों को 2 श्रेणियों में बांटा गया है, सामान्य अलंकार और विशिष्ट अलंकार। ठीक है, तो इसके अलंकार लक्षण ग्रंथ संस्कृत दंडी आचार्य दंडी के द्वारा काव्य दर्श रचना में केशव मिश्र के द्वारा रचित अलंकार शेखर पर आधारित है। ठीक है, दंडी की रचना किस पर? काव्य दर्श पर। केशव मिश्र की रचना किस पर? अलंकार शेखर पर आधारित है। क्या? संस्कृत के काव्य लक्षण। ये जो अलंकार दिए हैं वो। आगे है रामचंद्र। तो अपनी प्रिया की तलाश में है रामचंद्र, बोला था ना मैंने ट्रिक में। तो आप रामचंद्र से रामचंद्र का याद रखना। 1601 ईस्वी में यह प्रबंधात्मक श्रेणी के अंतर्गत महाकाव्यात्मक रचना है। इसका विभाजन 39 प्रकाशों में किया गया है। डॉक्टर रामस्वरूप चतुर्वेदी ने इसकी रचना को छंदों का अजायब घर कहकर पुकारा है। इसमें राम कथा का प्रबंधात्मक वर्णन किया गया है। वीर सिंह देवचरित 1607 ईस्वी। जहांगीर जस चंद्रिका 1612 ईस्वी। और ये दोनों रचनाएं प्रबंधात्मक श्रेणी की रचनाएं हैं। ये दोनों आश्रयदाताओं के प्रशस्ति विषयक ग्रंथ हैं। विज्ञान गीता 1610 ईस्वी। विज्ञान जगाता है, रतन विज्ञान जगाता है बोला था ना मैं। और जहांगीर की नाक में छेद है, तो जहांगीर से जहांगीर जस चंद्रिका याद रखना। विज्ञान जगाता से विज्ञान गीता याद रखना। और रतन वीर विज्ञान जगाता है, ये वीर सिंह देवचरित भी आ जाएगी इसी में। रतन विज्ञान जगाता है, रतन बावनी याद रखना। नक्सिक से नाक में छेद बोला था, तो और छेद से हो जाएगा छंदमाला। ठीक है, तो विज्ञान गीता हो गई 1610 में। ये रचना संस्कृत साहित्य में कृष्ण कवि द्वारा रचित प्रबोध चंद्रोदय नाटक पर आधारित है। इसमें प्रतीक शैली में आध्यात्मिक विषयों को प्रस्तुत किया गया है। रतन बावनी 1607 में। यह वीर गाथापूर्ण काव्य रचना है। इसमें राजा वीर सिंह व रतन सिंह की वीरता का वर्णन है। रतन बावनी में आगे पढ़ते हैं हम नक्शिक के बारे में। तो नक्शिक रचना में परंपरा में उपमानों की सहायता से राधा के विविध अंगों का वर्णन किया गया है। के बाद है छंदमाला। यह 2 भागों में विभक्त है। इसके प्रथम भाग में 77 वार्णिक छंद एवं द्वितीय भाग में 26 छंदों का विवेचन है। इसकी विशेष तथ्यात्मक जानकारी हम देख लेते हैं। केशवदास ओरछा नरेश महाराज इंद्रजीत के आश्रय में रहते थे। इंद्रजीत सिंह इन्हें अपने गुरु के रूप में सम्मान देते थे। ये हिंदी साहित्य के अंतर्गत सर्वप्रथम सर्वांग निरूपक आचार्य माने गए हैं। ये हिंदी के प्रथम अलंकारवादी कवि थे। इन्होंने अलंकार की परिभाषा इस प्रकार दी है। यद्यपि सुजाति सुलक्षणी सुवर्ण सरस सुव्रत भूषण नवराजई कविता वनिता मित्र। तो केशवदास ने इसके बारे में कहा था अलंकारों के बारे में। उन्होंने अपनी रचनाओं में कठिन से कठिन शब्दों का प्रयोग किया है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इनको कठिन काव्य का प्रेत कहा है। ये इंपॉर्टेंट है, पूछ लिया जाता है कि किसने कठिन काव्य का प्रेत कहा है केशवदास को? तो रामचंद्र शुक्ल ने कहा है। आगे है डॉक्टर श्याम सुंदर दास के अनुसार रीतिकाल के प्रवर्तक भी माने गए हैं। कौन? केशवदास। रसों का विवेचन करते हुए इनके द्वारा विवाद एवं आदि नामक 2 संचारी भाव प्रतिपादित किए गए। विवाद आदि किसने दिए हैं? केशवदास ने। निम्नलिखित 5 रचनाएं जिनमें रचित प्रबंधात्मक श्रेणी में आते हैं। प्रबंध श्रेणी में जो केशवदास की रचनाएं आती हैं वो हम देख लेते हैं कि पूछ ली जाती है इनकी प्रबंध और मुक्तक रचनाएं। तो इसमें है रामचंद्रिका, विज्ञान गीता, रतन बावनी, वीर सिंह देवचरित और जहांगीर जस चंद्रिका। आगे है ये राजा मधुकर शाह से सम्मानित एवं काशीनाथ मिश्र के पुत्र थे। ये सानध्य ब्राह्मण थे। डॉक्टर बच्चन सिंह ने इनको संस्कृत का क्लासिक पंडित कहा है। केशवदास को किसने कहा है क्लासिक पंडित? बच्चन सिंह ने। आगे हम बिहारी के बारे में पढ़ेंगे जो कि इम्पोर्टेंट कवि हैं और रीतिकाल के प्रतिनिधि कवि हैं। इनका जन्म 1595 में विक्रमी संवत 1652 में हुआ था। इनकी मृत्युकाल 1663 ईस्वी है। जन्म इन स्थान इनका ग्वालियर है। जन्म ग्वालियर जानिए। इनके जन्म के उस पर ये पंक्ति मिलती है। जन्म ग्वालियर जानिए खंड बुंदेले बाल तरुणाई आई सुखद मथुरा बसी ससुराल। ठीक है, प्रमुख रचनाएं इनके द्वारा रचित एकमात्र रचना बिहारी सतसई है।
बिहारी सस्से के संबंध में तथ्यात्मक जानकारी है। रचनाकाल 1662 में। कुल छंद इसमें 713 या 719 भी कहीं कहीं मिलते हैं। प्रधान भाषा की ब्रज भाषा है। काव्य स्वरूप जो मुक्तक काव्य रचना है। प्रधान रस श्रृंगार रस है। संयोग रस की प्रधानता है। कवि के संदर्भ में विशेष तथ्य जानकारी है। पिता का नाम केशव राय। इसमें अगर 702 है, 713 दो है और 719 में से परीक्षा में आएंगे तो इसमें से एक ही आएगा। ठीक है, 713 या 19। अगर 13 या 19 में से एक आता है तो आपको 719 वाला लगाना है। ठीक है। आगे है, कवि के संदर्भ में विशेष तथ्यात्मक जानकारी मिलती है। पिता का नाम केशव राय। ये निम्बार्क संप्रदाय के महंत नरहरि दास के शिष्य थे। उसके आश्रयदाता जयपुर के कछुआ वंश के शासक मिर्जा राजा जयसिंह के आश्रयदाता थे। आश्रम में रहते थे। बिहारी को रीतिकाल का प्रतिनिधि कवि कहा जाता है। बिहारी द्वारा 1645 ईस्वी में जयपुर आगमन पर रचित निम्न दोहे से प्रसन्न होकर राजा जयसिंह ने इनको पहाड़ी काली पहाड़ी नामक जो गांव था वो इन्हें दान में दे दिया था, पुरस्कार स्वरूप दे दिया था इनको। एवं आगे प्रत्येक छंद के लिए एक मोहर पुरस्कार देने का वादा किया था इनसे। जैसे उन्होंने एक पंक्ति एक दोहा ये दिया था, उससे इस पर ये बहुत खुश हुए थे। इस पर इनको एक असरफी दी थी और काली पहाड़ी जो गांव है वो इनको पुरस्कार स्वरूप दिया था। यह ना ही पराग ना ही मधुर मधु ना ही विकास ही काल अली कली सो ही बंदियो आगे कौन हवाल। ठीक है। इनके दत्तक पुत्र कृष्ण कवि द्वारा बिहारी सस्सई की सर्वप्रथम टीका लिखी गई। कृष्ण कवि ने बिहारी सस्सई के प्रत्येक दोहे पर क्या लिखा है? सवैया छंद बनाया। जॉर्ज अब्राहम ग्रेयर्सन ने बिहारी सस्सई की प्रशंसा करते हुए कहा है कि संपूर्ण यूरोप में बिहारी सस्सई के समक्ष कोई रचना प्राप्त नहीं होती। आगे बिहारी सस्सई की भूमिका रचना। पदम सिंह शर्मा ने बिहारी सस्सई को शक्कर की रोटी कहकर पुकारा है। आगे हिंदी साहित्य में देव बड़ैया बिहारी नामक जो विवाद चला था उस विवाद का वास्तविक जनक को किसे कहा जाता है? मिश्र बंधु को। ये इंपॉर्टेंट है, पूछ लिया जाता है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने बिहारी सस्सई को रसिकों के हृदय का क्या कहा है? घर कहा है। किसको कहा है? बिहारी सस्सई को रसिकों के हृदय का घर हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा है। और तुलसीदास का जो हृदय का हार कहा था, तुलसीदास की रचना किसने कहा था? तो रामचंद्र शुक्ल ने कहा था। और बिहारी सस्सई को किसने कहा है? हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा है। यही याद रखना, कन्फ्यूजन क्रिएट हो जाता है। ठीक है। सूरदास एवं बिहारी दोनों ही नायिका वेद के रूप में राधा का वर्णन किया है, परंतु सूरदास की राधा बिहारी की राधा वाचाल है। आगे है, बिहारी सस्सई में श्रृंगार रस का अधिक प्रयोग हुआ, परंतु उन्होंने भक्ति एवं नीति के संबंध में पदों की रचना में जोड़ा है। इतना भक्ति में क्या है? भक्ति के लिए उन्होंने लिखा है, मेरी भव बाधा हरो राधा नागरी सोई जातन की झाई परे श्याम हरित देती होई। ठीक है। आगे उसने नोट कर दिया है, बिहारी सस्सई का प्रथम छंद जो मंगलाचरण के रूप में प्रस्तुत किया गया है। नर की अरु नर नीर की गति है के करी को जोए जे तो नीचे हवे चले ते तो ऊंचो होए। ठीक है। अन्य तथ्य है इनके, बिहारी सस्सई फारसी की टीका किसने लिखी है? फिरंगी सस्सई आनंदी लाल शर्मा जोशी ने लिखी है। सस्सई परंपरा का सर्वप्रथम ग्रंथ हाल कवि के द्वारा गाहा सप्तशती है। बिहारी सस्सई का प्रत्येक दोहा किसी न किसी गंभीर अर्थ को अवश्य प्रकट करता है। यह रचना गागर में सागर भर देती है तथा थोड़े में ही बहुत अधिक प्रकट कर देती है। कभी इसकी प्रशंसा में लिखा है, सस्सई यारे दोहरे जो नावक के तीर देखन में छोटे लगे घाव करे गंभीर। ठीक है। देख लेते, बिहारी एकमात्र कवि हैं जिन्होंने ग्रामीण संस्कृति के विरुद्ध घृणा भाव प्रकट किए हैं। रीतिकाल में मुख्यतः 3 संप्रदाय प्रचलित थे, अलंकार, रस और ध्वनि। बिहारी ध्वनि संप्रदाय के कवि माने जाते हैं। किसके? बिहारी ध्वनि संप्रदाय के माने जाते हैं। राधाचरण गोस्वामी ने बिहारी को ऐसा पीयूष वर्षी घनश्याम कहा है जिसके उदय होते ही सूर और तुलसी आच्छादित हो जाते हैं। किसने कहा है? राधाचरण गोस्वामी ने कहा है, पीयूष वर्षी घनश्याम। आगे लाला भगवान दीन ने सूर, तुलसी और केशव के बाद इनको हिंदी साहित्य का चौथा रत्न कहा है। बिहारी का प्रेम संबंधित दृष्टिकोण यथार्थवादी माना जाता है। सस्सई की प्रशंसा में स्वयं बिहारी ने लिखा है, करी कमाई सस्सई भरी अनेक स्वाद। ठीक है। भूषण कवि के बारे में पढ़ लेते हैं। इनका जन्मकाल 1613 ईस्वी में हुआ और मृत्यु काल का है 1715 ईस्वी में। जन्म स्थान है इनका तिकवापुर कानपुर। मूल नाम था आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र के अनुसार इनका मूल नाम क्या था? घनश्याम था।
भूषण इनकी उपाधि थी। इनकी उपाधि चित्रकूट के राजा रुद्र सिंह सोलंकी ने दी थी, ये याद रखना, ही पूछा जाता है। आश्रयदाता छत्रसाल बुंदेला और शिवाजी थे। प्रमुख रचनाएं हैं शिवराज भूषण, जो कि अलंकार ग्रंथ है, इसके बारे में पढ़ लेते हैं। इसका रचना काल है 1673 ईस्वी। यह रचना अलंकार लक्षण ग्रंथ है। इसमें कुल 105 अलंकारों का विवेचन किया गया है। इसके उदाहरणों के लिए कुल 385 पद रचे गए हैं। इस ग्रंथ में अलंकारों के लक्षण दोहा छंद में, उदाहरण सवैया छंद में रचे गए हैं। इसके अलंकारों के लक्षण आचार्य पीयूष वर्षी जयदेव द्वारा किए गए हैं। चंद्रालोक एवं मतीराम द्वारा रचित ललित ललाम ग्रंथों पर आधारित माने जाते हैं। यह रचना शिवाजी के आश्रय में रचित थी। इसमें 105 अलंकार में 99 अर्थालंकार हैं, ठीक है, 4 शब्द अलंकार है, 1 चित्रालंकार है, 1 संकर अलंकार है, ठीक है। तो टोटल कितने हैं? 105 अलंकार हैं। आगे शिवा बावनी, इसमें 52 कवित्व हैं। छत्रपाल दशक और अलंकार प्रकाश इनकी रचनाएं हैं। छंदो हृदय प्रकाश, नगेंद्र के अनुसार यह रचना मुरलीधर भूषण के नामक किसी अन्य कवि की मानी जाती है। भूषण उल्लास, भूषण हजारा और दूषण उल्लास, ये तीनों क्रमशः 6, 7, 8 जो हैं वर्तमान में उपलब्ध नहीं हैं, ठीक है। आगे विशेष तथ्य इसके बारे में। हिंदी साहित्य जगत में इनको रीतिकाल का राष्ट्र कवि कहा गया। क्यों? कि उन्होंने राष्ट्र से संबंधित वीर रस से संबंधित रचनाएं लिखी हैं। आचार्य शुक्ल ने इनको भाषा की आलोचना की है। डॉक्टर नगेंद्र ने इनको रीतिकाल का विलक्षण कवि कहा है, क्योंकि इन्होंने रीतिकाल के श्रृंगार एवं प्रेम परंपरा से हटकर वीर रस काव्य रचना की। ऐसा माना जाता है कि राजा छत्रसाल ने इनकी पालकी को कंधा लगाया था। इस पर उन्होंने कहा था, शिवा को बखानो की बखानो छत्रसाल को, ठीक है। आगे है इंद्र जिम्मी जम्ब पर, बड़वा सुअम्ब पर, रावण सदम्ब पर, रघुकुल राज है। यह कविता भूषण ने शिवाजी को कितनी 52 बार सुनाई थी, जिस पर प्रसन्न होकर शिवाजी ने इनको 52 लाख रुपए, 52 हाथी, 52 गांव दान में देकर सम्मानित किया था। आगे देव कवि या देवदत्त कवि, इनका जन्म काल है 1673 ईस्वी, मृत्यु काल 1767 ईस्वी। उसके बाद है कहाँ पे? इटावा में हुआ था, इटावा उत्तर प्रदेश में इनका जन्म। प्रमुख रचनाएं हैं डॉक्टर नगेंद्र के अनुसार इनके द्वारा रचित ग्रंथों की संख्या टोटल कितनी है? 72 मानी जाती है, परंतु वर्तमान में केवल कितने ग्रंथ उपलब्ध है? 15 ग्रंथ उपलब्ध है। पहली है भावविलास 1689, ठीक है। इसकी रचना जो मात्रा 16 वर्ष की आयु में रचित सर्वप्रथम रचना मानी जाती है भावविलास। औरंगजेब के पुत्र आजम शाह को सुनाई थी। इसमें श्रृंगार रस, नायिका भेद एवं 39 प्रकार के अलंकारों को विवेचन किया गया है। अष्टयाम, इस रचना में दिन के 8 पहरों के बीच होने वाले नायक नायिका के विवाद विविध विलासों का वर्णन किया गया है। कुशल विलास, यह रचना फफूंद नरेश राजा कुशल सिंह के आश्रय में रहकर उनकी प्रशंसा में लिखी थी। भवानी विलास, यह रचना भवानी दत्त वैश्य के आश्रय में लिखी थी। प्रेमचंद्रिका, यह रचना उद्योतन सिंह वैश्य के आश्रय में रची थी। इसमें विषय वासना के तिरस्कार, प्रेम, महात्म्य और उसके विविध रूपों का वर्णन किया गया है। रसविलास, यह रचना राजा भोगीलाल के आश्रय में लिखी थी, इनकी प्रशंसा में लिखी थी। सुजान विनोद, यह रचना सुजान मणि राजा के आश्रय में लिखी मानी जाती है। देव शतक, यह रचना उनके द्वारा अध्यात्म संबंधी ग्रंथ है। इसमें जीवन और जगत की आसारता एवं ब्रह्म तत्व तथा प्रेम का महात्म्य वर्णित है। देवचरित, यह प्रबंध काव्य में भगवान कृष्ण का चरित्र है। इसके बाद शब्द रसायन, काव्य रसायन, इस रचना में काव्य स्वरूप, शब्द, नव रस, नायक नायिका भेद, रीति, गुण, वृत्ति, अलंकार, छंद, विवेचन, रस मंजरी, रस तरंगिणी और काव्य प्रकाश मम्मट के साहित्य दर्पण विश्वनाथ के आधार पर किया गया है। सुख सागर तरंग, इनका अंग भेद संबंधी काव्य रचना है। इसमें विविध अंगों का वर्णन किया गया। कवित्व सवैया छंदों में किया गया है। अनेक ग्रंथों के लिए कवित्वों का संग्रह है। देव माया प्रपंच, इसकी रचना संस्कृत में कृष्ण कवि द्वारा रचित प्रबोध चंद्रोदय नाटक और पद्यबद्ध अनुवाद किया गया है। राग रत्नाकर, इनका संगीत विषय ग्रंथ रचना है। जाति विलास, नायक नायिका भेद एवं श्रृंगार रस वर्णन, इस ग्रंथ में भिन्न भिन्न जातियों और विभिन्न भिन्न प्रदेशों की स्त्रियों का वर्णन है। प्रेम तरंग, नवयुग, नायक और नायिका भेद का श्रृंगार रस वर्णन है। इन सभी ग्रंथों की रचना 1689 में 1767 के बीच हुई थी, ठीक है। आगे है
विशेष तथ्य है इसके बारे में। हिंदी साहित्य जगत में देव कवि अपने अक्खड़ स्वभाव के लिए प्रसिद्ध थे, जिसके कारण इनको अनेक लोगों ने राजाओं के आश्रय में रहना पड़ा था। अनेक राजाओं के आश्रय में कौन रहे थे? देव कवि सबसे अधिक राजाओं के आश्रय में रहे थे। हिंदी साहित्य जगत के देव कवि एकमात्र ऐसे कवि हैं जिन्होंने अपनी मौलिक उद्भावना प्रकट की है। इनके अलंकार लक्षणों पर मुख्यतः संस्कृत के आचार्य भामा काव्य अलंकार एवं दंडी काव्य दर्श का प्रभाव पाया जाता है। रस शास्त्र की विवेचन करते हुए उन्होंने छल नामक नए संचारी भाव प्रस्तुत किया है। किसने? देव कवि ने छल नामक संचारी भाव दिया। इनकी रचनाओं में पदों का दोहराव प्राप्त होता है। पदों में थोड़ा बहुत परिवर्तन करके इन्होंने उसे नया शीर्षक देकर नई नई रचनाएं की हैं। भारतेंदु हरिश्चंद्र के अनुसार हित हरिवंश के अनुयायी थे। भूली कहत नवरस सुकवि सकल मूल श्रृंगार, यह कथन कहकर आचार्य भोजराज की तरह इन्होंने केवल श्रृंगार रस को ही मूल रस माना है। क्या था? घनानंद। घनानंद के बारे में पढ़ लेते, जो कि रीतिमुक्त के कवि हैं। इनका जन्मकाल 1673 ईस्वी है और मृत्युकाल 1760 ईस्वी है। आश्रयदाता दिल्ली के बादशाह मोहम्मद शाह रंगीला के आश्रय में रहते थे। रचना घनानंद दरबार में मीर मुंशी के पद पर प्रतिष्ठित थे। इनकी रचनाएं हैं सुजान सागर, इंपॉर्टेंट है, इनकी सभी रचनाएं याद कर लेना। सुजान सागर, विरह लीला, लोकसार, रसकेली वल्ली, कृपाकांत, सुजान हित, घनानंद कवित्त, वियोगवेली, प्रतिपावस, प्रेम पत्रिका, इश्कलता और प्रेम पद्धति, प्रेम पहेली। ठीक है। डॉक्टर नगेंद्र के अनुसार घनानंद के द्वारा रचित पद दोहा, चौपाई, कवित्त आदि छंदों में निम्नानुसार मानी जाती है। कवित्त सवैया छंद 752 ईस्वी, पद 1057 ईस्वी, दोहा चौपाई 2354। ठीक है, सॉरी, छंद इसमें 752, पद हैं 1057। ठीक है, और जो दोहा चौपाई हैं 2354। विशेष तथ्य हैं, घनानंद रीति मुक्त काव्य धारा के प्रतिनिधि कवि माने जाते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इनको साक्षात रस मूर्ति, लाक्षणिक मूर्तिमता एवं प्रेम की पीर के कवि, यातना का कवि कहकर पुकारा है। ये दिल्ली के सुजान नामक किसी वैश्य से प्रेम करते थे, जिसके वियोग में इन्होंने अपनी रचनाओं में कृष्ण के लिए सुजान शब्द का प्रयोग किया है। सुजान के कारण इनको दिल्ली के दरबार से निष्कासित कर दिया गया था। वहाँ से निष्कासित हो जाने पर ये वृंदावन चले गए, जहाँ पर इन्होंने निम्बार्क संप्रदाय में दीक्षा ग्रहण की और कृष्ण की उपासना की थी। आगे रीतिकाल कवियों में घनानंद श्रृंगार वर्णन सर्वाधिक आकर्षक माना जाता है। किसका? घनानंद का, क्योंकि यह स्वानुभूति एवं स्वच्छंद पद्धति पर लिखा गया है। आगे रामधारी सिंह दिनकर ने इनके विरह को ही इनकी पूंजी के रूप में स्वीकार किया है। वे लिखते हैं, विरह तो घनानंद की पूंजी ठहरा। ठीक है। आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने घनानंद की समस्त रचनाओं का संपादन घनानंद ग्रंथावली के नाम से किया। इनके गुरु का नाम वृंदावन देव था। अति सूदो सनेह को मार्ग है, जहाँ नेको सैनपन बांक नहीं, इनके द्वारा रचित प्रसिद्ध पद है। किसी ब्रजनाथ नामक विद्वान ने इनकी प्रशंसा में लिखा है, ने ही महाब्रज भाषा प्रवीणा, ओ सुंदरता के भेद को जानो, समूझे कविता घन आनंद की, हिया आँखें ने नहीं पीर तकी। ठीक है। आगे रीतिकाल के अन्य कवि एवं उनकी रचनाएं। ठीक है, तो पहले रीतिबद्ध कवियों के बारे में पढ़ेंगे। इसमें है चिंतामणि, इनका 1600 से 1680 ईस्वी के लगभग इनका समय है। इनकी रचना है कवि कुल कल्पतरु, ये पूछ ली जाती है, इंपॉर्टेंट है। काव्य विवेक, रस विलास, छंद विचार, पिंगल और श्रृंगार मंजरी, कृष्ण चरित्र, काव्य प्रकाश, कवित्व विचार, रामायण। इनकी कवि कल्पतरु रचना में 10 अंगों का विवेचन किया गया है। श्रृंगार मंजरी इनका नायक नायिका भेद का ग्रंथ है। आगे कुलपति मिश्र, कुलपति मिश्र की रचनाएं हमने देख ली हैं। अब हम आगे देखेंगे कुमारमणि की रचनाएं। इसमें है रसिक रंजन, रसिक रसाल, ये हिंदी ध्वनि रसवादी आचार्य के रूप में प्रसिद्ध हैं। रसिक रंजन रचना में संस्कृत सूक्तियों का संग्रह किया गया है। रसिक रसाल में रचना में काव्य प्रयोजन, काव्य हेतु, काव्य लक्षण, काव्य भेद, शब्द शक्ति, नायक नायिका भेद, अलंकार, गुण, दोष आदि का विवेचन किया गया है। ठीक है। आगे देखेंगे सोमनाथ के बारे में क्या है। इनका रचना काल क्या है? 1725 से 1760 ईस्वी। रसपीयूष निधि इनकी रचना है। श्रृंगार विलास, कृष्ण लीलावती अनुपलब्ध है ये। पंचाध्यायी सुजान विलास अनुपलब्ध है ये भी। माधव विनोद, और नोट करते हैं माधव विनोद रचना की संस्कृत के मालती माधव
नाटक का पद्यानुवाद है। पंचाध्यायी में कृष्ण की रास लीलाओं का वर्णन किया गया है। आगे आते हैं भिखारी दास, ठीक है। इनका रचना काल है 1725 से 1760। इनकी रचना इंपॉर्टेंट है, याद रखना। रस, सारांश, काव्य निर्णय, श्रृंगार निर्णय, छंदोर्णव, पिंगल, शब्द नामकोश, विष्णु पुराण भाषा, शतरंज शतिका, अमर प्रकाश। इन्होंने मम्मट के काव्य प्रकाश के आधार पर रस ध्वनि सिद्धांत की स्थापना की। काव्य निर्णय हिंदी साहित्य का सर्वाधिक लोकप्रिय काव्य शास्त्र ग्रंथ माना जाता है। अमर प्रकाश रचना में संस्कृत के अमर कोश का पद्यानुवाद हिंदी अनुवाद किया गया है। रसिक गोविंद, ये 1743 से 1838 ईस्वी। जन्म स्थान जयपुर। नारायणी गोत्रीय खंडेलवाल वैश्य परिवार में। रामायण सूचनिका, कालीजुग रासो, अष्टदेश भाषा, समय प्रबंध और युगल, रस माधुरी, पदावली, रसिक गोविंदानंद, ठीक है, ये 1810 में है। पिंगल, लक्ष्मण चंद्रिका, रसिक गोविंद, ठीक है। गोविंद दानंद इनकी सबसे प्रसिद्ध विशालकाय ग्रंथ है, जो कि कितने प्रावधानों में है ये दिखा रखा है, इसमें 4 प्रावधानों में विभाजित है। आगे है प्रताप शाही, 1823 से 1843 ईस्वी। इनकी रचना है जय सिंह की है, ये जय सिंह प्रकाश, श्रृंगार मंजरी, व्यंग्यार्थ कौमुदी। इनकी इंपॉर्टेंट है, कौन सी रचना? व्यंग्यार्थ कौमुदी, ये पूछी जाती है बार बार। 1825 में है। आगे है श्रृंगार शिरोमणि, अलंकार चिंतामणि, काव्य विनोद, जुगल, नखशिख, रस चंद्रिका। इनमें वर्तमान में व्यंग्यार्थ कौमुदी एवं काव्य विनोद 2 रचनाएं उपलब्ध हैं। ये वाली इंपॉर्टेंट है, व्यंग्यार्थ कौमुदी पूछी जाती है। प्रताप शाही की रचना है। अमीर दास, इनका समय है 1783 ईस्वी। पंजाब में इनका जन्म हुआ था। ये सभा मंडन 1827 में। वृत्तचंद्र 1830 में। ब्रजविलासत से 1832 में। श्री कृष्ण साहित्य सिंधु 1833 में। शेर सिंह प्रकाश 1840 में। फागपची से ग्रीष्म विलास, भगवत रत्नाकर, दूषण उल्लास, अमीर प्रकाश, वैद्य कल्पतरु, अश्व संहिता और प्रकाश 1832 में। ये गुरु रामदास के शिष्य थे एवं उदासी संप्रदाय में दीक्षित हुए थे, ठीक है। अमृतसर के कटरा लोहागढ़ में इन्होंने अपनी गद्दी स्थापित की थी, ठीक है। आगे है ग्वाल कवि, 1791 से 1868 ईस्वी में, ठीक है। रसिकानंद, कवि दर्पण, बलबीर विनोद, साहित्यानंद, गुरु पंचासा, निम्बार्क स्वामष्टक, ठीक है। इश्क लहर, दरियाब, कवि हृदय विनोद और प्रस्तार प्रकाश। 10वीं है निहिम निर्वाणा जो है, बसी बीसा, हमीरहट, विजय विनोद, भक्त भावन, कुब्चाष्टक। उसके बाद है नोट, इश्क लहर, दरियाव इनकी प्रबंधात्मक रचना है। ये शेष सभी कौन सी है? मुक्तक है। भक्ति भावन सबसे बड़ी मुक्तक रचना है। तिरिया तेल हमीरहट चढ़ना दूजी बार। निम्न प्रसिद्ध कथन है इसमें, किनके बारे में? कुल कवि ग्वाल के बारे में है। क्या कथन है? तिरिया तेल हमीरहट चढ़ना दूजी बार, ठीक है, ये याद रखना। आगे तोष कवि, इनकी रचना है सुधा निधि, नखशिख और विनय शतक। इनकी रचना इंपॉर्टेंट है, सुधा निधि याद रखना। रसलीन, इनकी रचना अंग दर्पण और रस प्रबोध और इम्पोर्टेंट है। नोटन का मूल नाम सैयद गुलाम नबी था, ये भी याद रखना है। ये अच्छे संगीतज्ञ, सुयोग्य सैनिक, तीरंदाज एवं घुड़सवार थे। ये राम चेतानी के युद्ध में मारे गए थे। इनके द्वारा रचित एक छंद है, ये इम्पोर्टेंट छंद है, बहुत पूछा जाता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। अमीय हलाहल मद भरे, श्वेत श्याम रतनार, जेत मरत झुकी झुकी परत, जे चितवत एक बार, ठीक है। पद्माकर 1753 से 1833 ईस्वी। इनकी रचना हिम्मत बहादुर बिरदावली, पद्माभरण, जगत विनोद। इनकी रचना जो है वेरी इंपॉर्टेंट है, नहीं याद रखना। पद्माकर की रचना से क्वेश्चन आता है। प्रबोध पचासा, गंगा लहरी, प्रताप शाही बिरदावली, प्रताप सिंह बिरदावली और कली 25 नोट है। जगत विनोद इनका प्रसिद्ध रीति ग्रंथ है। इसमें कुल 6 प्रकरण, 731 छंद, 1803 से 1821 ईस्वी के मध्य है। 1803 से 1821 ईस्वी के मध्य महाराज जगत सिंह के आश्रय में रहे थे। कौन? पद्माकर।
ये जयपुर महाराजा प्रताप सिंह के दरबारी कवि थे, जिनके कविराज शिरोमणि की उपाधि इन्हें मिली थी। ये लक्षण ग्रंथ लिखने में अंतिम प्रसिद्ध कवि माने गए हैं। लक्षण ग्रंथ के अंतिम प्रसिद्ध कवि कौन है? पद्माकर। बेनी प्रवीण, ये नवरस तरंग 1817 में, श्रृंगार भूषण नानाराव प्रकाश, बेनी प्रवीण की रचना। इन तीनों में वर्तमान में केवल नवरस तरंग, ये वाली इंपॉर्टेंट है, पूछी जाती है, उपलब्ध है और 543 इसमें छंद है। इसमें प्रवीण की उपाधि भंडो आकार बेनी द्वारा प्रदान की गई थी। ठीक है। यकूब खां की रसभूषण, सुखदेव मिश्र की वृत्त विचार, छंद विचार, फाजिल अली प्रकाश अध्यात्म प्रकाश, रसार्णव, रत्नाकर श्रृंगार लता, वृत्त विचार और छंद विचार है। उजियारे कवि की है जुगल रस प्रकाश, रस चंद्रिका 16 प्रकाशों में। महाराज राम सिंह के जुगल विलास, अलंकार दर्पण, रस रोमणी, रसनिधि। ठीक है। रस के आधार पर अभिमुखी, विमुख और प्रमुख नामक काव्य की रचना 3 कोटियों की परिकल्पना, मौलिक उद्भावना है। चंद्रशेखर वाजपेयी, इनकी रचना है हमीरहट, नखशिक, वृंदावन शतक, ताजक, पंचशिका, माधवी, बसंत, हरि मानसी विलास, रसिक गोविंद। मतीराम की रचना है ललित ललाम, इनकी इंपॉर्टेंट रचना है, ये आपको याद रखनी है। ललित ललाम किसके आश्रय में लिखी थी? भाव सिंह के। अलंकार पत्रिका ज्ञानचंद के आश्रय में। ठीक है। मतीराम सत्सई भोगीनाथ के आश्रय में, रसराज है ये। ठीक है। और मतीराम भोगीनाथ के आश्रय में। वृत्त कौमुदी स्वरूप सिंह की रचना है। साहित्य शास्त्र फूल मंजरी जहांगीर के शासनकाल में। और लक्षण श्रृंगार छंद सार संग्रह, इनकी इंपॉर्टेंट रचना याद रखना। ललित ललाम से ज़्यादातर क्वेश्चन बनता है और रसराज से बनता है। ठीक है। वेरी इंपॉर्टेंट है। और कभी कभी वृत्त कौमुदी से बन जाता है। इनका नोट को देख लीजिए। रचनाओं को कोष्टक में उनके आश्रयदाताओं का नाम लिखा है, जो हमने देख लिए हैं। ये केवल श्रृंगार निरूपक कवि माने गए हैं। ललित ललाम में 100 अलंकारों का विवेचन कुबलय आनंद अपरीक्षित के आधार पर किया गया है। ठीक है। कृष्ण भट्ट देव ऋषि, इनकी श्रृंगार माधुरी 16 अध्यायों में, जिसे स्वाद नाम दिया गया है। अलंकार कलानिधि। कालिदास त्रिवेदी, इनकी इंपॉर्टेंट रचना कालिदास हजारा। ठीक है। राधा माधव, बुद्धि मिलन विनोद, वर वधु विनोद, ये वाली भी इंपॉर्टेंट है, पूछी जाती है कभी कभी, जब वेरी इंपॉर्टेंट है कालिदास हजारा ये वाली। ठीक है। जसवंत सिंह, इनका रचना है भाषा भूषण, ये इंपॉर्टेंट है, पूछी जाती है। भाषा भूषण, अपरोक्ष सिद्धांत, अनुभव प्रकाश, आनंद विलास, सिद्ध व सिद्धांत सार। ठीक है। भाषा भूषण रचना चंद्रालोक शैली में की गई है। इसमें कुल 212 दोहे हैं। इसमें 5 प्रकाशों में विभक्त हैं। गोप कवि रामालंकार चंद्रभूषण, रामाचंद्र भरण। ठीक है। रसिक सुमति के अलंकार चंद्रोदय। रघुनाथ बंदीजज के रसिक मोहन, काव्य कलाधर जगत मोहन। दूल्हा कवि की कवि कुल कंठावरण, ये भी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये पूछी जाती है रचना। ठीक है। तो और इसमें 85 छंदों में 115 अलंकारों का निरूपण है। सेवादास की गीता महात्म्य, अलबेले लालजू को नक्सिक, अलबेले लालजू को छप्पे, रस दर्पण और रघुनाथ अलंकार। अलबेले लालजू को इनके गुरु का नाम था। ठीक है। गिरिधर दास की भारती भूषण 1833 में। मुरलीधर भूषण की छंदो हृदय प्रकाश 1666 में। अलंकार प्रकाश 1648 में। छंदो हृदय प्रकाश महाराज हृदय नारायण देव के आश्रम में लिखी थी। इसमें कुल 13 उल्लास हैं। माखन कवि श्री नाग गोपाल अथवा छंद विलास 1702 में। भक्ति चिंतामणि राम प्रताप, जैमिनी अश्वमेघ, खूब तमाशा, सुदामा चरित, विनोद शतक। ठीक है। दशरथ कवि की है वृत्त विचार, यह छंद ग्रंथ 4 तरंगों में विभाजित है। श्रीपति की है काव्य सरोज कालिका। मंडन मिश्र के रस रत्नावली, रस विलास, जानकी पच्चीसी, नैन पचासा, काव्य रतन। सुरती मिश्र की अलंकार माला, इंपॉर्टेंट है सुरती मिश्र की कुछ रचनाएं। अलंकार माला, रस रत्ना माला, काव्य सिद्धांत, बेताल पच्चीसी, रस रत्नाकर, श्रृंगार रत्ना, भक्ति विनोद। अलंकार माला आप याद रख सकते हैं इनकी। भूपति की कंठाभरण और रीति सिद्ध कवि देख लेते हैं। सेनापति की रचना इंपॉर्टेंट है, ये दोनों कवित्र रत्नाकर और काव्य कल्पद्रुम। इनके इतिहासकार व्याकरण के नागेश भट्ट का उपनाम सेनापति भी था। कवित्र रत्नाकर रचना में 5 तरंग और 394 छंद हैं। इन्हें षड ऋतु वर्णन का उत्कृष्टता प्राप्त है। ये भी बोला जाता है षड ऋतु का कवि किसे कहा जाता है, तो सेनापति को। क्या था? रसनिधि। ठीक है। इनका समय है 1603 से 1660। रतन हजारा
विष्णुपद कीर्तन, कवित्त, बारहमासा, रसनिधि सागर, हिंडोला, अरिलगीति संग्रह। इनका मूल नाम पृथ्वी सिंह था। रसनिधि का मूल नाम पूछ लिया जाता है कभी कभी। पृथ्वी सिंह और रतन हजारा की रचना याद रख लेना। ये दतिया राज्य में बौरानी इलाके के जागीरदार थे। रतन हजारा रचना में सर्वाधिक प्रसिद्धि प्राप्त हुई और बिहारी सस्से के अनुकरण पर इन्होंने रचना की। आगे देख लेते हैं वृंद कवि के बारे में। इनका रचना काल 1643 से 1723 ईस्वी है। बारहमासा रचना है 1668 में। भाव पचिका, नयन पचीसी, पवन पचीसी, श्रृंगार शिक्षा, यमक सत्सई, वृंद सत्सई। ठीक है, वृंद कवि की रचनाएं हैं, याद रखना। इनका वास्तविक नाम वृंदावन था। काशी में तारा पंडित के पास रहकर इन्होंने व्याकरण, साहित्य, वेदांत, गणित, दर्शन शास्त्र आदि का ज्ञान प्राप्त किया था। इन्होंने नीति, भक्ति एवं वार्ता से संबंधित नीति परक रचनाओं के लिए अधिक प्रसिद्ध हुए थे। इसके बाद पढ़ते हैं नृपशंभु के बारे में। ये नायिका भेद, नक्शिक, सात शतक, बुद्धिभूषण संस्कृत में छत्रपति शिवाजी महाराज के पुत्र थे। इनका वास्तविक नाम शंभुनाथ सिंह सोलंकी बताया गया है। नेवाज की शकुंतला नाटक इम्पोर्टेंट है ये भक्त भागवत कवि के बाद छत्रसाल के दरबारी कवि नियुक्त हुए थे। कृष्ण कवि बिहारी सस्से की टीका 1720 के विदुर प्रजागर। इन्होंने बिहारी सस्से के प्रतीक दोहे पर सवैया बनाया था। जयपुर नरेश महाराज जयसिंह के आश्रय में रहते थे। हटी जी 1780 में। श्री राधा सुधा शतक 11 दोहे व 103 छंद है। ये राधा वल्लभ संप्रदाय के कृष्ण भक्त कवि थे। विक्रमादित्य, विक्रम सस्सई, ब्रज लीला श्रीमद्भागवत के 10वें स्कंद का हिंदी अनुवाद है। एक 1782 से 1829 तक चरखरी बुंदेलखंड के राजा रहे थे। राम सहाय, राम सस्सई, वाणी भूषण, व्रत तरंग कहारा। रचना काल ये काशी के महाराज उदित नारायण सिंह के आश्रय में रहते थे। व्रत तरंगिणी 4 तरंगों में विभाजित ग्रंथ है। इनकी ककहारा रचना जायसी की अखरावट शैली पर लिखी गई है। पजनेश नक्शिक, मधुर प्रिया, पजनेश प्रकाश संग्रह भारत जीवन प्रेस द्वारा प्रकाशित किया गया है। बेनी प्रवीण या बेनी बंदी जनस्फुट गीत है। अब पढ़ेंगे हम रीति मुक्त कवियों के बारे में। ठीक है, तो इसमें है हम आलम के बारे में पढ़ेंगे। पहले इनकी रचना आलम के लिए। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार आलम नामक 2 कवि हुए। पहला आलम सूफी काव्य में शामिल है, जिसकी रचना 3 है। माधवनल, कामकंदला, श्याम स्नेही और सुदामा चरित। ठीक है, आगे है दूसरा आलम जो रीति मुक्त काव्य धारा में शामिल है, जिसकी रचना एकमात्र रचना है आलम केली। ठीक है, आचार्य विश्वनाथ मिश्र ने दोनों को एक ही कवि माना है। ये जाति से ब्राह्मण थे। इन्होंने शेख रंगरेजी नामक मुसलमान महिला से विवाह किया था। डॉक्टर नगेंद्र इस बात से सहमत नहीं है कि आलम की जाति शेख मानी जाती है। ठाकुर कवि के बारे में पढ़ेंगे। की रचना ठाकुर ठसक, ठाकुर शतक। संकलन किसने किया? भगवान दीन ने, लाला भगवान दीन ने। इनका काव्य लोकधर्मी प्रतीत होता है। प्रकृति के मुक्त रूप के साथ इनके काव्य में 30 त्योहारों का आनंदमय एवं उल्लासमय रूप प्राप्त होता है। बोधा की रचना है विरह, बारिश और इश्कनामा। इम्पॉर्टेंट रचना है इनकी। रीति मुक्त के जो भी कवि है इनको याद रखना। नोटा बेधड़क होकर निसंकोच बात कहने वाली व्यक्तित्व की प्रमुख विशेषता है। द्विजदेव का समय 1820 से 1861। इनकी रचना है श्रृंगार बत्तीसी, श्रृंगार चालीसा, श्रृंगार लतिका, सौरभ। इनकी रचना में 33 पद्यों में वसंत ऋतु की शोभा का वर्णन है। इनके मूल नाम महाराज मानसिंह था। ये अंतिम श्रृंगारिक कवि थे। मानसिंह किसका नाम था ये पूछ लिया जाता है, तो द्विजदेव का। रीतिकाल के अन्य कवि के काव्य की प्रवृत्तियाँ हैं वो देख लेते हैं। तो बृहत्हरि, नीति शतक और श्रृंगार शतक या वैराग्य शतक, इनके काव्य संस्कृत भाषा में लिखे गए हैं। गिरिधर कविराय की जो रचना है नीति विषय कुंडलियाँ हैं। दीनदयाल गिरी की अन्योक्ति कल्पद्रुम है। अन्य नीति कवि में वृंद, बेताल, सम्मन और राम सहाय दास हैं। वीर काव्य किन किन ने किया? लाल कवि ने किया है। ये नीति वाले हैं सब। बृहत्हरि हो गए, गिरिधर कवि राय हो गए, दीनदयाल गिरी हो गए और अन्य नीति में वृंद, बेताल, सम्मन और राम सहाय। ठीक है, वो वीर वाले में देख लेते हैं। लाल कवि छत्र प्रकाश विष्णु विलास। इनका पूरा नाम क्या था? गोरेलाल पुरोहित था। सूदन की है सुजान चरित। इनके बारे में जो विशेषता वो देख लेते हैं। यह रचना भरतपुर के राजा सूरजमल, ठीक है, सूदन किसकी? भरतपुर के राजा सूरजमल सुजान सिंह की प्रशंसा में लिखी गई है। विभाजित 7 जोगी में 7 जंगों में
किया है, जो जंगों का विभाजन अंकों में किया है। खुमान कवि लक्ष्मण शतक और नरसिंह चरित है। बांकीदास सूर छत्तीसी वीर विनोद है। इनका संबंध मारवाड़ जोधपुर से था। किसका? बांकीदास का। कौन सी रचना है कि सूर छत्तीसी और वीर विनोद है। इनका जो संबंध है मारवाड़ जोधपुर से था। जोधपुर के राजा मानसिंह इनको अपना गुरु मानते थे और 27 रचना का उल्लेख उसमें मिला है बांकीदास की में, सूर छत्तीसी और वीर विनोद में। आगे है भक्ति काव्य जो है, तो भक्ति काव्य में दरिया साहब, इनकी रचनाएं हैं ज्ञान दीपक और दरिया सागर। आगे हैं अन्य रचनाएं, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र के बिहारी का बाग विभूति, कल्हड़ की राजतरंगिणी, बक्सी हंसराज की स्नेह सागर और मिर्जा खां की ब्रजभाषा व्याकरण। ठीक है, तो आज का हमारा जो वीडियो था रीतिकाल के ऊपर था वो कंप्लीट हो गया है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम आधुनिक काल का अध्ययन करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, और चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस ज़रूर करें ताकि आने वाले सभी वीडियोज़ आपको प्राप्त हो सके। और आप सभी वीडियो को देखें और आपको अच्छा लगे तो आप कमेंट ज़रूर करें कि आप के लिए मैं और वीडियोस लाऊं। जल्दी जल्दी लाने का प्रयास करूंगी। धन्यवाद।